नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली की हवा में आज काफी सुधार हुआ है। दिल्ली की सुबह की अगर बात की जाए तो AQI 249 हुआ है, दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही आनंद विहार में भी AQI 303 और RK पूनम में भी 323, बवाना और 260, IGI T3 और 229, वजीपुर और 238 है। आपको बता दें कि बवाना में भी 260 दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में पॉल्यूशन जो था वो बहुत लगातार बढ़ा हुआ था, जिसके बाद हवा में सुधार हो गया है और लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और दिल्ली की सुबह जो रही है इस बार, आज की सुबह बहुत अच्छी रही है दिल्ली वासियों के लिए। आनंद विहार में AQI 303 रहा है और RK पूनम, अगर पूनम की बात की जाए तो 323 रहा है। वहीं बवाना में भी 260 दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की हवा आज सुबह लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने महज 5 घंटे की भारत यात्रा के दौरान ही दोनों देशों की दोस्ती मजबूत करने के 28 समझौते पर मुहर लगा दी है। और दोनों देशों ने ही कनेक्टिविटी से ही लेकर सैन्य सहयोग, ऊर्जा साझेदारी से लेकर आंतरिक क्षेत्र में भागीदारी के अनेक मुद्दे शामिल हैं। और साथ ही संयुक्त बयान जारी कर अपनी दोस्ती को भी शांति, प्रगति और समृद्धि की साझेदारी करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई मूलभूत बदलाव आए हैं और इस तरह के राजनीतिक समीकरण उभरे हैं, लेकिन इन सभी बदलावों के बीच ही भारत और रूस की दोस्ती स्थिर रही है। और दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की संवेदनशीलताओं का भी खास ध्यान रखा है। ये देश की दोस्ती का एक अनोखा और विश्वसनीय मॉडल है। और इसके साथ ही कोरोना संकट के बीते 2 सालों के दौरान ही अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर ही दिल्ली आए राष्ट्रपति ने कहा कि रूस की नजर में ही भारत एक महान शक्ति और एक मित्र देश और समय की कसौटी पर परखा हुआ भरोसेमंद दोस्त है। और दोनों देशों के रिश्तेदार तेजी से बढ़ रहे हैं और भविष्य की ओर देख रहे हैं। भारत और रूस के बीच ही 21वीं शिखर वार्ता के साथ ही सोमवार को दोनों देशों के विदेश रक्षा मंत्रियों की दो बातचीत हुई है। और आपको बता दें कि बैठक के बाद से ही विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने भी भारत और रूस के बीच ही वार्ताओं में व्यापक और खुली चर्चा हुई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख की सीमा तनाव से लेकर हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं पर बातचीत हुई है। और भारत और रूस के शीर्ष नेताओं ने आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की है। और विदेश सचिव के मुताबिक दोनों पक्ष इस बात को लेकर एक राय थे कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और सख्त उपाय किए जाने चाहिए। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने इस बारे में भी सहमति जताई कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करने के लिए इजाजत कतई नहीं दिया जा सकता। और इसके साथ ही संयुक्त बयान में दोनों मुल्कों ने अल-कायदा को लेकर और लश्कर-ए-तोयबा जैसे संगठनों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई करने का भी संकल्प जताया है। शिखर वार्ता में भी 7 समझौते की कड़ी में ही भारत के रिजर्व बैंक और रूस के बैंक ऑफ रशिया के साइबर हमलों के खिलाफ मिलकर लड़ने का करार किया। और इसके अलावा इस बात के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाने के सहयोग समझौते पर दस्तखत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर का दौरा करेंगे। वो 9,600 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इनके सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी परियोजना गोरखपुर का खाद कारखाना है और जिसकी कुल लागत 8,603 करोड़ है और ये 600 एकड़ में बना हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और RMRC के हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही गोरखपुर एम्स की कुल लागत 1,011 करोड़ है। ये 112 एकड़ में तैयार हुआ है। ये 300 बेड का अस्पताल है। इसके बन जाने के बाद ही बिहार, झारखंड और नेपाल के मरीजों को बेहतर जो है चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।
यहाँ 14 मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं और सिटी स्कैन का भी बंदोबस्त किया गया है। आपको बता दें, इसको लेकर पीएम मोदी आज गोरखपुर में लोगों को एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की भी सौगात देंगे और इसके साथ ही इसमें 125 एमबीबीएस की सीटें भी हैं। इससे वायरस और रिसर्च परीक्षण में भी आसानी होगी। और वहीं जापानी बात की जाए वहां पे रोकथाम के लिए, तो यहाँ पर अत्याधुनिक जांच की भी सुविधा उपलब्ध होगी। और जहां एक तरफ पीएम मोदी यूपी सीएम के गढ़ में ही होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ में भी आरएलडी की संयुक्त परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के साथ ही मंच पर गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव शामिल होंगे और इसके अलावा गठबंधन के अन्य साथी भी उस मंच पर मौजूद होंगे। ओम प्रकाश राजभर भी इस रैली में शामिल होंगे। नागालैंड ने गलत सूचना और गलत पहचान के कारण पैरा एसएफ के ऑपरेशन में मजदूरों मारे गए थे और जिसके बाद ही पैरा एसएफ कमांडोज पर मजदूरों के शव को छिपाने की कोशिश करने और घटनास्थल से भागने की कोशिश के आरोप लगाए गए और जिसको लेकर भी अब सेना सूत्रों ने खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पैरा एसएफ की 21 यूनिट की ही टीम ने गलत ऑपरेशन के बाद भी घटनास्थल पर करीब 2-3 घंटे तक रही और ऑपरेशन को 21 पैरा के एक मेजर रैंक के अफसर नियुक्त कर रहे थे और उनके साथ ही करीब 1 दर्जन पैरा एसएफ कमांडोज और गाइड भी मौजूद थे। दरअसल असम में ही तैनात इस 21 पैरा टीम को स्टिक खुफिया जानकारी दी गई थी कि एक गाड़ी में हथियारों से लैस केवाई ग्रुप के ही 8 उग्रवादी सवार हैं और जिस बोलेरो गाड़ी में ही पैरा कमांडोज ने फायरिंग की उसमें भी 8 मजदूर सवार थे। उनके पास भी एक बैरल गन थी और इसे देखकर ही सूत्रों की माने तो कमांडोज ने उन पर फायरिंग की थी और गलत खुफिया सूचना दी और गलत पहचान के कारण खराब हुए ऑपरेशन में पैरा एसएफ कमांडोज ने भी बोलेरो पिक अप वैन में ही सवार 8 में से 6 लोगों को मार गिराया था। बाकी 2 मजदूर जो घायल हुए थे उन्हें उसी पैरा एसएफ टीम ने ही अस्पताल भी पहुंचाया था और इस दौरान ही मेजर ने अपने कमांडोज ऑफिसर में फोन पर बात की और पूरी घटना की जानकारी दी। तो फिर सीईओ ने ही उसी रक्कड़ पुलिस के पहुंचने तक इंतजार करने के लिए कहा और सूत्रों की माने तो पुलिस तो वहीं पहुंची, लेकिन उग्र भीड़ वहां पर पहुंच गई और ये भीड़ नागा समुदाय के दावों और मंजल लोडर जैसे पारंपरिक हथियार से लैस थी और मेजर ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पैरा एसएफ की गाड़ियों पे ही आग लगा दी और कमांडोज पर हमला कर दिया और इस हमले में एक कमांडो की गर्दन कट गई और जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कमांडोज ने उग्र भीड़ पर फायरिंग खोल दी और इस फायरिंग में ही 7 लोगों की जान चली गई, लेकिन भीड़ के हमले में ही मेजर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी तो ये भी है कि मेजर घायल होने के चलते ही आईसीयू में भर्ती हैं और 13 अन्य कमांडो जो चोट लगने के कारण भी अस्पताल में भर्ती। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सूचना राज्य मंत्री और मुराद हसन को इस्तीफा देने को कह दिया है। सत्तारूढ़ अवामी लीग के एक नेता ने ही इस आशय की जानकारी दी है। अवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन मंत्री ओबेदुल कादर ने ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि उनसे कल सुबह तक इस्तीफा देने के लिए कहें, मैंने उन तक संदेश पहुंचा दिया है। कादर ने यह भी कहा है कि टिप्पणियों से इत्तेफाक रखने के इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि वो उनकी निजी टिप्पणी है और उसका पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। पेशे से डॉक्टर हसन ने ही देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश को लेकर बांग्लादेश बीएनपी के कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री खलीदा जिया की पोती के खिलाफ मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनकी आलोचना हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप में ही मंत्री का एक लोकप्रिय अभिनेत्री के खिलाफ भी गलत टिप्पणी करते हुए सुने गए।
आज सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले किसान नेताओं ने कहा कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। 7 दिसंबर को किसान संगठन ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में सरकार से बातचीत का न्योता नहीं मिला। आज ही किसान जो है परेशान है और आज ही सड़क खाली करने के मसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सवाल यह है कि क्या अब घर वापसी होगी। कैलेंडर पर तारीख बदल गई है, पर किसानों की घर वापसी का मुद्दा अभी भी वहीं अटका हुआ है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की सड़कों पर किसान डटे हुए हैं, लेकिन आगे की राह दिखाई नहीं दे रही है। कल किसान नेता मीडिया के सामने आए और कहा कि सरकार समाधान के लिए गंभीर नहीं है। दरअसल 4 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों ने 5 सदस्यों की कमेटी बना दी थी। कमेटी सदस्य इंतजार करते रह गए, लेकिन सरकार का न्योता नहीं आया। वैसे तो किसानों की 6 मांगे हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून और किसानों से मुकदमे की वापसी और मृतक किसानों को मुआवजे पर भी किसान कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार के साथ ही बातचीत की उम्मीद अभी बरकरार है। आज की बैठक में किसान नेता सरकार पर और दबाव डालने की कोशिश करेंगे। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं आज किसान आंदोलन के चलते बाधित दिल्ली की सड़कें खोलने की भी मांग सुप्रीम कोर्ट में करेगा। और इसके साथ ही 21 अक्टूबर को कोर्ट ने किसान संगठनों को याचिका की कॉपी सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आंदोलन के नाम पर इस तरह की सार्वजनिक सड़क को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता और आंदोलन को करीब 1 साल हो चुका है और कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर जमा हुआ है और सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले चुकी है। इस बारे में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है, लेकिन अब नई मांगों के साथ किसान अभी भी बॉर्डर पर जमा है। दिल्ली में नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में ही देरी के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी रूटीन और इमरजेंसी सेवा दोनों का बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद से बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ डॉक्टरों की बैठक हुई, लेकिन कोई उचित समाधान पर ना पहुंचने के कारण ही डॉक्टर उनकी अपनी हड़ताल जारी रखने का निर्णय ले चुके हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर भी वहां के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि डॉक्टरों की बैठक पहले भी 27 नवंबर को हुई थी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद प्रदर्शन को लगभग खत्म कर दिया गया था। लेकिन उस आश्वासन पर सरकार खरी नहीं उतरी और इसलिए हमें इमरजेंसी सर्विस बंद करनी पड़ी थी। बैठक में मौजूद डॉक्टरों के मुताबिक 6 दिसंबर को हुई बैठक में दोबारा मौखिक आश्वासन दिया गया था और इसके साथ ही आपको बता दें कि 10,000 डॉक्टरों के सिर्फ आश्वासन के जरिए समझाना मुश्किल है, ये भी कहना था और इसलिए हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बोला है कि हमें लिखित आश्वासन दे। ऐसा लगना चाहिए कि सरकार समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। जब तक कोई करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब तक ऐसे ही स्ट्राइक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शाम तक अपडेट दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल कोई समाधान ना मिलने तक हड़ताल चलती रहेगी। हम चाहेंगे जल्द से जल्द समाधान निकले। हम समाधान मिलने के बाद ही स्ट्राइक को खत्म करेंगे।